अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ वॉइस टीवी से मैं हूँ शाहरुख सुहेल। नाज़रीन इकराम, यूँ लग रहा है कि जैसे इमरान खान साहब का ख़त नसूर लीग की सफ़ों में कोई धमाका ख़ेज़ मवाद बन के फट गया है और ये लोग ज़हनी तौर पर इतने ज़ख्मी हो चुके हैं कि इनको सुझाई नहीं दे रहा कि हम करें क्या। भांत-भांत की बोलियाँ हैं, जिसके जो मुँह में आ रहा है बोलता चला जा रहा है। मैंने आपको कहा था एक दिन अपने व्लॉग में कि इनको जल्दी मिठाइयाँ रास नहीं आती। नासूर लीग को कभी भी मीठा रास नहीं आया, चाहे वो खीर ही क्यों ना हो। इसलिए कि ये लोग मतन को ना कभी समझे हैं, ना कभी ख़बर को समझे हैं, ना कभी किसी फ़ैसले को समझे हैं। ये पहले खुशियाँ मना लेते हैं, फिर इनके अंदर सफ़े मातम बिछ जाती है। अब ये कह रहे हैं कि इमरान खान एनआरओ मांग रहा है, इमरान खान मिन्नत समाजत कर रहा है। इमरान खान ने ये ख़त लिख के इंटरनेशनल सतह पर अपना कद काठ मज़ीद बढ़ा लिया है, उसने अपनी पोजीशन को मज़ीद मजबूत कर लिया है और इनको ये बात समझ ही नहीं आ रही कि इमरान खान ने किया क्या है। मैंने आपको एक दिन कहा था कि इमरान खान आहिस्ता आहिस्ता ऐसा कार्ड खेलता है कि इनको चंद दिन बाद जाके समझ आती है कि हमारे साथ हुआ क्या है। अभी ये कहते हैं कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, ये खुदा का शुक्र अदा करें कि उसको सियासत नहीं आती। असल में जिस गलीज़ तरीन खेल का नाम इन्होंने सियासत रख छोड़ा है, वो वाकई इमरान खान को नहीं आती और ना उसको आनी चाहिए। पाकिस्तानी दो नौजवानों के कातिल वो रेमंड डेविस के वकील की वो अदना सी कनीज़ जो जाली 2 नंबर नौटंकी अदाकारा मरियम की कनीज़ दोयम है। कनीज़ अव्वल मैंने इसलिए नहीं कहा कि कनीज़ अव्वल में मरियम औरंगज़ेब का नाम आता है। ये कनीज़ दोयम बनी हुई आजकल और इसकी कोशिश होती है कि मैं जितनी मदासराई कर सकूं, जितना मैं कम चुक के रखूं, बस मतलब ये कि उतनी ही मेरी जय जयकार होगी और मेरी वजारत पक्की रहेगी। ये वही औरत है जिसके बारे में बार बार दोहराता हूँ कि इसने नवाज शरीफ को कहा था कि ये रॉक एजेंट है, ये गद्दार है। फिर इसने इसी मरियम के लिए कहा था कि बीबी तुम हो कौन, तुम तो काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकती, और आज ये उसी काउंसलर की कनीज़ दोयम है। फरमाती हैं कि इमरान खान एनआरओ मांग रहा है, इमरान खान पाँव पकड़ रहा है और कह रही है तारीख़ में ये भी पहली बार होगा कि कोई शख्स तहरीरी तौर पर यानी रिटन एनआरओ मांग रहा है। अच्छा, उस्मा बुखारी की या तो याददाश्त कमज़ोर है या फिर वही बात कि तनख्वाही झूठ बोलने की मिलती है, और करें क्या इसके अलावा। उस्मा बुखारी को ये बात याद करानी थी कि बीबी, तहरीरी मुआहदा करके भागने वाला भगौड़ा तुम्हारा अपना वो खुद साख्ता किस्म का सो कॉल्ड लीडर है जिसका नाम नवाज शरीफ है। ये तहरीरी मुआहदा करके जद्दा भागा था, तुम उस वक्त बहुत छोटी थी, शायद तुम्हारी मुमकिन ज़हन में ये बात ना हो। ये मदीने में बैठ के, इसने सहने मदीना में बैठ के एक सहाफ़ी नामवर पाकिस्तान के, उसके सामने इनकार कर दिया था कि मैं कोई तहरीरी मुआहदा करके नहीं आया। और फिर कुछ सालों के बाद इसने कहा कि नहीं, मैंने 5 साल का मुआहदा किया है, और फिर वो हरेरी ने वो लेटर लहरा दिया था और कहा था कि ये 10 साल का मुआहदा करके यहाँ से गए हैं। जो लोग मुक़द्दस सरज़मीन पे बैठ के झूठ बोलने से बाज नहीं आते, मैं उन पाकिस्तान की उस आवाम पर, उनकी अक्ल व फ़हम पर मातम करता हूँ हमेशा कि जो लोग इस ख़ानदान की मुनाफ़क़त को कभी समझ ही नहीं सके। नवाज शरीफ इस पाकिस्तान के लिए दिल में कितना बुग़्ज़ रखता है। ये सो कॉल्ड एक तरह से एजेंट है। यही बात तो उस्मा बुखारी ने भी कही थी कि ये रॉ का एजेंट है। बाबा हारून रशीद एक बात की तरफ तवज्जो दिलाते होते हैं कि नवाज शरीफ ने आज तक कभी भारत के ख़िलाफ़ कभी एक जुमला नहीं बोला। कलभूषण का लफ्ज़ भी इसने कभी नहीं बोला। मैं आज फिर अपनी बात दोहरा रहा हूँ। वो असदुल्ला खान साहब बड़े क्रेडिबल सहाफ़ी हैं। उन्होंने कुछ अर्सा पहले खबर दी थी कि रॉ की एक एजेंट से नवाज शरीफ ने शादी भी की थी, जिसमें से इनका एक बेटा भी है। उसके बाद असदुल्ला खान साहब की तरफ से खामोशी हो गई। मुमकिन उन्होंने कोई मिन्नत समाजत कर दी हो कि हुजूर क्या करते हैं आप, और सुना है कि वो फैमिली लंदन में मौजूद है। अच्छा, खैर छोड़िए, दफ़ा कीजिए। फिर बात वही है कि ये लोग भी वही काम करते हैं, अगर हम भी करेंगे तो। लेकिन मुसीबत ये है कि ऐसी बातें करनी पड़ती हैं, इनके दोहरे चेहरे आपको दिखाने पड़ते हैं। ये उस्मा बुखारी का दोहरा चेहरा आपने देख लिया। ये पीपल्स पार्टी में थी तो कहती थी कि ये रॉ का एजेंट है और ये गद्दार है। आज उसी के वारे वारे जाते ही नहीं थकती। नवाज शरीफ दूसरी दफ़ा फिर झूठ बोल के, उस्मा बुखारी को याद करा रहा हूँ मैं ये बातें, कि दूसरी दफ़ा फिर तहरीरी तौर पर अपने भाई की ज़मानत पर एफिडेविट, वो हलफनामा लिख के 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर, ये 4 हफ्तों के लिए भी गया था लंदन।
اور پھر یہ 4 سال واپس نہیں آیا۔ یہ شخص اپنے پیاروں کی میتوں کے ساتھ کبھی پاکستان نہیں آیا، لیکن جب اس کی ڈیل ہو گئی، جب اقتدار آتا نظر آ گیا تو یہ پاکستان آ گیا۔ تو بی بی یا تو اپنا علاج کراؤ، تو یا پھر مانو اس بات کا کہ تم جھوٹ بولنے کی تنخواہ لیتی ہو۔ عمران خان تو بڑی جاں فشانی کے ساتھ اور بڑی استقامت کے ساتھ جیل کاٹ رہا ہے۔ کبھی اپنے اس خود ساختہ لیڈر کی جیل کے احوال بھی سن لینا ان کی زبانی۔ یہ یاد ہے نا کہ جب نواز شریف جیل میں تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ بیرک میں سے سانپ بھی نکل آیا ہے، نواز شریف کی بیرک سے سانپ نکل آیا تھا۔ نواز شریف صاحب بڑے گھبرائے، بڑے پریشان ہوئے۔ سانپ نے تسلی دی، کہنے لگا کہ نہیں آپ گھبرائے نہیں حضور، مجھ میں اتنا زہر نہیں ہے جتنا آپ میں ہے، میں تو آپ سے زہر بھروانے آیا ہوں، میں تو ریفل کرانے آیا ہوں۔ پاکستان کے لیے جتنا زہر آپ کے سینے میں ہے میں تو کبھی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر سانپ وہاں سے غائب ہو گیا۔ یہ ساری باتیں عظمی بخاری کو یاد رکھنی چاہیے۔ عمران خان بڑی استقامت کے ساتھ جیل کاٹ رہا ہے اور وہ اگلے 10 سال بھی جیل کاٹ لے گا۔ یہ جو 9 رتن رکھے ہوئے ہیں نا، 9 رتنوں میں سے اب 3 رتن بچ گئے، یہ عرفان صدیقی، پرویز رشید اور حسن اقبال۔ نواز شریف کو کبھی اکیلے میں بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ ان لوگوں کے ساتھ 40 سال تم نے گزار دیے اور ذلت کی اس گہرائی میں گر گئے کہ جہاں آپ ساری زندگی کتنا ہی یقین کیوں نہ دلاؤ لوگ تمہاری عزت نہیں کریں گے۔ کیوں کہ تم پاکستان کے خیرخواہ نہ تھے، نہ ہو اور نہ کبھی ہوگے۔ تم لوٹ مار والے لوگ ہو، بزنس مین ہو، چونی کے ساتھ روپیہ کیسے کمانا ہے بس تمہیں یہ آتا ہے، اور انبار لگا لیا نوٹوں کا۔ میں پھر وہ جملہ دہرا رہا ہوں کہ گھر میں اتنی دولت بھر لی کہ عزت رکھنے کی جگہ ہی نہیں بچی۔ یعنی اس سے زیادہ اخلاقی اور ذہنی کیا پستی ہوگی کہ یہ پرویز رشید، عرفان صدیقی اور حسن اقبال کے علاوہ ناصور لیگ کا کوئی چہرہ نہیں ہے۔ کوئی نیا سمجھدار، ذمہ دار، کوئی قابل آدمی اب ناصور لیگ میں کی صف میں آنا سوچتا بھی نہیں۔ ان کی صفوں میں جو لوگ موجود تھے وہ بھی آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے نکلتے جا رہے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق خاموش، خرم دستگیر خاموش، شاید خاقان عباسی نکل گئے، مشاہد حسین سید کھل کے بول رہے ہیں، مفتاح اسماعیل گئے، آصف کرمانی گئے، محمد علی دورانی گئے، اور کتنے لوگ جو اس وقت ناصور لیگ سے غائب ہو چکے ہیں۔ تو کیا بچا پیچھے؟ ایک اداکارہ مریم نوٹنکی اور ایک وہ مسخرہ بوٹ پالشیا جس کا نام شہباز شریف ہے۔ یہ کل اوقات ہے ناصور لیگ کی، اور یہ پلان یہ کر رہے ہیں کہ اگلے 10 سال تک اقتدار ہمیں ہی ملے گا۔ نواز شریف کبھی اس بات کا ادراک کرتے ہی نہیں، ان کی فہم و فراست میں یہ بات آتی ہی نہیں کہ گزشتہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ جس رات وہ بڑی تمکنت کے ساتھ وزیر اعظم کی کرسی سے اٹھ کے گھر گئے اور سوچا کہ بس صبح آ کے دفتری کام کروں گا، صبح وہ وزیر اعظم ہی نہیں تھے۔ وقت پلٹتے دیر نہیں لگتی دوست، بس یہ یاد رکھنا چاہیے۔ فضل الرحمان کا بڑا خوفناک بیان ہے کہ بلوچستان اگر آج علیحدگی کا اعلان کر دے تو وہ لوگ مکمل طور پر تیار ہیں علیحدہ ہونے کے لیے۔ یہ بات فضل الرحمان کو اب ہی کیوں یاد آئی جب فضل الرحمان کو نواز شریف نے اور زرداری نے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا، اور یہ پھر اسی تنخواہ پر کام کرنے کے لیے تیار ہے، اور تحریک انصاف کے لوگ اب پھر اس پر بھروسہ کر رہے ہیں اور فضل الرحمان پھر سے دھوکہ دے گا۔ پاکستان کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے GPS+ کا جو سٹیٹس ہے وہ اس وقت خطرے میں ہے۔ یعنی جو 2027 تک اجازت نامہ ملا ہوا تھا، 2025 پر اس پر دوبارہ ریویو ہونے جا رہا ہے، اور اگر اس حکومت نے اپنے کرتوت ٹھیک نہ کیے اور یہ پیکا بھیکا شیکا والے جو قانون ہیں ان کو ختم نہ کیا اور یہ ظلم اور بربریت ختم نہ کی تو GSP+ جاتا رہے گا، اور اگر GSP+ چلا گیا تو بس کانوں کو ہاتھ لگائیے کہ اس کے بعد پھر پاکستان کی حالت کیا ہوگی۔ پھر نہ تو IMF کو آپ کو قرضہ دے گا۔ دیکھیے شہباز شریف بہت خوش ہو رہے ہیں، بڑی خوشی سے سنائی انہوں نے بات کہ سعودیہ سے ایک وفد آیا تھا، انہوں نے آ کے $1.2 بلین کا ہمارے تیل کا جو، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہ تیل کی جو قیمت ہے اس کو انہوں نے ادھار پہ کر دیا ہے۔ یار لعنت ہے ایسے اقتدار پر، لعنت ہے ایسی سوچ پر کہ ایک ادھار کے پیسے مؤخر ہونے کی صورت میں بھی آپ خوشی مناتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بے عزتی ہے اگر دیکھا جائے تو، اور یتیموں، مسکینوں اور ذہنی طور پر اپاہج لوگوں، ملک کے عزت وقار کو تم لوگوں نے پیروں کے نیچے رول دیا ہے یار، ملیا میٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ اچھا جی، وہ رمضان چھیپا صاحب ویسے تو وہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں، ان کی بہت ایمبولنس کا بہت بڑا اسکواڈ ہے ان کے پاس۔
बड़ा अच्छा काम करते हैं। वो अमेरिकी खातून बेचारी एक इनके हत्थे आ गई है, उसका तमाशा बना के रख दिया। वो नीम पागल औरत है और उसको ले लेकर फिर रहे सारे। रमज़ान छिपा साहब ने कहा कि उस औरत के लिए मैं पूरी रात सो नहीं सका। रमज़ान छिपा साहब, जिस दिन एक माजूर बच्ची को व्हील चेयर से पुलिस वाले बुरी तरह से उसके बालों से पकड़कर उसको नीचे खींच रहे थे, ज़मीन पर गिरा के, उस रात आपको नींद आ गई थी कि आप सो गए थे उस दिन भी? जिस दिन रेहाना डार साहिबा का गिरबान फाड़ा गया था, उस दिन आपने ये बयान क्यों नहीं दिया? बेगम यास्मीन राशिद आपके सामने कैंसर सर्वाइवर हैं, मुसलसल जेल काट रही हैं, उनके लिए आपको नींद क्यों आ जाती है? वो जो आपने अंग्रेज़ी में ट्रंप की मदद सराई की है और उसको विश किया है इक़्तिदार में आने के लिए, यूँ लग रहा है कि पाकिस्तान के तमाम वो थोड़े बहुत लोग जो नामवर हैं, सबसे पैगाम दिलवाया जाएगा। असल में तो अब ट्रंप के जूते चाटने का वक्त हुआ चाहता है। अब टाइम आ गया है कि आहिस्ता आहिस्ता ऐसे लोगों को आगे करके, और जैसे वो लाल टोपी वाला वो जैद हामिद, वो नीम पागल आदमी है, उसने पूरी पीटीआई को मुर्तद करार दे दिया, काफिर करार दे दिया। ये इतना बेज़मीर बेगैरत आदमी है, इसको यही नहीं पता कि पीटीआई में बेशुमार लोग 5 वक्त के नमाजी हैं। मैं ऐसे लोगों को यकीन कीजिए जानता हूँ, ऐसी फैमिलीज़ को जो 7 वक्त के नमाजी हैं, जो तहज्जुद भी पढ़ते हैं, इशराक भी पढ़ते हैं। और इस शख्स ने बकवास की है कि ये सारे लोग काफिर हैं, मुर्तद हैं। तुम फतवा देने वाले कौन हो? तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम्हारी क्या औकात है? 2 टके के इंसान हो तुम कभी बीच में गायब हो जाते हो, कभी तुम नमूदार हो जाते हो। तुम चाहते क्या हो? करना क्या चाहते हो? काफिर काफिर करके पूरा मुल्क काफिर कर दिया। पाकिस्तान में तो मुसलमान रहता ही कोई नहीं। एक मौलवी उठता है दूसरों को काफिर कह देता है, वो उठता है उसको काफिर कह देता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये काफिरस्तान ही है। इसका नाम ही काफिरस्तान रख देते, फिर पाकिस्तान क्यों रखा आपने? इस ऐसे नीम पागल लोगों की गुफ्तगू मत सुना करें, लानत भेजें इन पर। और आखिर में इमरान रियाज खान के हवाले से कुछ लोगों को बहुत तकलीफ़ है। इमरान रियाज के चले जाने के बाद ख़ास तौर पर नासूर लीग से बहुत ज़्यादा उन पर कीचड़ उछाला जा रहा है। असल में ये लोग चाहते थे कि एक दूसरा अरशद शरीफ शहीद कर दिया जाए। हम अजीब तमाशागीर कौम है यार। हमारे सामने कोई बंदा होता है तो हम उसका तमाशा देखते हैं। अगर मर जाता है तो हम कहते हैं कि ओहो बहुत अच्छा आदमी था, बहुत बड़ा आदमी था, फिर हम अफसोस का इजहार करते हैं। लेकिन अफसोस कि जीते जी हम किसी की कदर नहीं करते। अगर वो शख्स अपनी जान बचाकर निकलने में कामयाब हो गया है यार, तो इसमें तुम लोगों को तकलीफ़ क्या है? आखिर तुम क्यों चाहते हो कि वो मार ही दिया जाता? कुछ लोग बहुत सवाल उठा रहे हैं कि वो गया कैसे, कहाँ से गया, उसकी फैमिली कहाँ है, फ़लाँ कहाँ है। उसने तो पहले ही कहा कि यार सलमान अहमद ने मेरी भी और मेरी फैमिली की ज़िंदगी को दांव पे लगा दिया। आप कौन होते हैं यार ऐसे कामों में दखल देने वाले? सिर्फ तकलीफ़ आपको ये है कि वो आपके हक़ में नहीं बोलता, क्योंकि आप चोर हो, आप डाकू, आप लुटेरे हो और आप गद्दार हो, और कन्फर्म गद्दार। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर मुनासिब समझे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अभी तक के लिए इतना ही, बाकी बातें अगले व्लॉग में।